Hello students, today we are going to start our third chapter in chemistry, that is periodic classification of elements. इसका आपको नाम मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है, एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको हमने जो भी एलिमेंट्स हमें लाइफ के पूरी लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करते हैं, क्या क्राइटेरिया रहा था और कैसे कैसे मॉडिफिकेशन होके हमें ये पीरियोडिक टेबल मिली है, उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल आई एम श्योर आप लोगों ने 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ ली होगी। 10th क्लास के अंदर 5th चैप्टर होता है पीरियोडिक टेबल का, तो आप लोग वाकिफ़ तो होंगे ही पीरियोडिक टेबल से, लेकिन इसमें भी हमें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले मतलब आता है पीरियोडिसिटी क्या होती है। पीरियोडिसिटी को हम ये बोल सकते हैं, जब कोई चीज़ एक सर्टेन कुछ गैप के बाद बार बार रिपीट हो रही हो, तो हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिसिटी है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं हम, डे एंड नाइट है, ठीक है, तो वो पीरियोडिकली डे और नाइट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। एक बार डे आता है तो एक बार नाइट आती है, तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी है उस चीज़ के अंदर। लेकिन एलिमेंट्स के केस में पीरियोडिसिटी को हम ये बोलेंगे कि जो अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से देखते हैं तो वो बार बार रिपीट होती रहती है। इसी चीज़ को एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिसिटी बोलते हैं। जो एलिमेंट्स जिनकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया जाता है, और इसी चीज़ को बोला जाता है कि क्लासिफिकेशन हो गई है एलिमेंट्स की। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको क्लासीफाई करना, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हमें पता है, जो भी कंपाउंड्स होते हैं हमें पता है एलिमेंट्स से मिलके ही बनते हैं, एलिमेंट्स मिलके अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर हमें उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को पता करना है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड होगी वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि जो सोडियम क्लोराइड है NaCl है और एक है HCl, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो NaCl है, जो हमारा टेबल सोल्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये तो खुद एक एसिड है, लेकिन ये क्या है, एक सोल्ट है। तो ये सब चीज़ें आई किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ रही होंगी, इन्होंने जब कंबाइन किया तो एक अलग टाइप का कंपाउंड बना दिया। तो वही चीज़ है, अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं तो हम कंपाउंड्स के बारे में भी बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, तो उसकी वजह से हमने पीरियोडिक टेबल को बनाया। आज ये जो यूनिट है इसके अंदर हम जो हमें आज पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको कैसे मॉडिफाई करके हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुँचे हैं, वो सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। फिर हम ये भी देखेंगे कि एलिमेंट्स को हम अलग अलग तरीके से कैसे क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, और साथ साथ में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। तो ये चीज़ हुई कि जब 18th सेंचुरी से पहले, 18th जो सेंचुरी थी उससे पहले बहुत थोड़े एलिमेंट्स पता थे, तो बहुत इजी था उनको स्टडी करना और उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करना अलग अलग। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए और बहुत ज़्यादा मतलब नंबर बढ़ गया उन एलिमेंट्स का। ठीक है, आज के ज़माने में लगभग 118 एलिमेंट्स हमें पता हैं, और अभी भी हमारी खोज पूरी नहीं हुई है एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम 118 एलिमेंट्स की अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी करें। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, और एक ग्रुप की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ होती है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि जो भी पीरियोडिक टेबल, चाहे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हों, उसके अंदर भी जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन जिसका था कि कैसे हम पहुँचे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक, वो हम पहुँचे हैं मेंडलीव की वजह से। ठीक है, मेंडलीव जो है उसकी वजह से हमें ये सब देखने को मिला है। बताऊंगी मैं कैसे देखने को मिला है, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल का। तो क्या है, उसने क्या किया था, जो मेंडलीव था उसने जो भी उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स थे उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इस तरीके से अरेंज किया कि हर एक जो ग्रुप है उसके अंदर सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट आए। ठीक है,
तो अभी हमें इसके बाद मेंडलीव के बाद हालांकि एक लॉन्ग फॉर्म आ गई थी पीरियोडिक टेबल की, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं हम कैसे शुरुआत हुई थी, जिसको हम पढ़ सकते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। जेनेसिस होती है फॉर्मेशन, कैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की मतलब फॉर्मेशन हुई थी। तो सबसे पहले जब हमें डाल्टन ने एटॉमिक थियोरी दी थी, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी थे कि मतलब अलग अलग एलिमेंट्स की वो डिटेल्स वगैरह पता कर रहे थे। लेकिन जो लेविउसन नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन उससे आगे उन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। लेकिन शुरुआत दौर में हम ये बोल सकते हैं लेविउसन ने कुछ तो किया, चलो मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर किया, कुछ तो किया। उसके बाद सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था 1829 के अंदर, 1829 के अंदर एक जर्मन केमिस्ट थे 1829 के अंदर, जिनका नाम था डोब्रेनर, ठीक है। डोब्रेनर ने क्या किया, जो भी उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स लिए जो उनको लग रहा था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, ठीक है। उन्होंने उनके ग्रुप बनाए, और कितनों के ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, ठीक है। 3 एलिमेंट्स के अलग अलग उन्होंने ग्रुप बनाए। और फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि जो मिडल वाला एलिमेंट था ना, मतलब मान लो एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, तो उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, मान लो ये जो बी वाला एलिमेंट है, ये मिडल वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास होगा ना, वो ए और सी के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने डोब्रेनर ने ट्राइड्स दिए, इनको बोला जाता है डोब्रेनर ट्राइड्स, डोब्रेनर ने ही दिए थे ये हमें। तो ये जो डोब्रेनर ट्राइड्स थे, इसमें से फर्स्ट ट्राइड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। अगर इनके एटॉमिक मास, यहाँ पे मैं लिखूँगी एलिमेंट और यहाँ पे मैं लिखूँगी एटॉमिक मास है, उस एटम का मास कितना है। लिथियम का होता है 7, ये याद रखना आप लोगों को, जो एटॉमिक मास होते हैं वो ऑलमोस्ट एवरेज ही होते हैं, ठीक है। एवरेज नहीं, मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ऑलमोस्ट उसका डबल उसका एटॉमिक मास होता है। तो लिथियम के लिए हम बोल सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो उसका डबल करें तो 6 हो जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 उसका एटॉमिक मास होता है। ऐसे ही सोडियम के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, वैसे तो 22 होना चाहिए था, लेकिन ये होता है 23, मतलब ऑलमोस्ट उसी के अराउंड हमें मिल जाता है। ऐसे ही पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो हो जाएगा 39। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, मैंने क्या बोला, डोब्रेनर ने कैसे ट्राइड सेट किए थे कि ये जो फर्स्ट और ये जो थर्ड वाला है, अगर मैं इनके एटॉमिक मास का एवरेज लूँ तो बीच वाले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं सोडियम का सिंबल होता है Na, आपको पता ही होगा। तो जो सोडियम का सिंबल होता है Na, अगर मैं इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 + 39, ये एटॉमिक मास है A और C के, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम के, डिवाइड करूँगी 2 से तो आ जाएगा ये 23, ठीक है। और ये 23 क्या है, ये एटॉमिक मास है। तो फर्स्ट ट्राइड हो गया सही। फिर सेकंड जो उसने ट्राइड दिया था दैट वाज ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन तीनों के अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ, इसका होता है 35.5, इसका होता है 80, इसका होता है 127। तो इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो इन दोनों का, क्लोरीन और जो आयोडीन का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो ब्रोमीन के एटॉमिक मास के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, 35.5 + 127 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा किसके इक्वल, 81.25 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 80 ही बोल सकते हैं, ठीक है, अराउंड हमें मिल रहा है। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्राइड। थर्ड ट्राइड जो था इसका, थर्ड ट्राइड के लिए हम बोल सकते हैं, थर्ड ट्राइड था उसका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है कैल्शियम का 40, इसका 88 होता है, इसका 137 होता है। तो स्ट्रोंशियम का अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 88.5। तो देखो 88 था इसका, तो हमें क्या मिल गया, बीच वाले का एटॉमिक मास एवरेज के तौर पे मिल गया। तो यही थे डोब्रेनर के ट्राइड्स, ठीक है।
तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन का जो हमने क्राइटेरिया देखा था वो एटॉमिक मास के बेस पे दिया था। किसने दिया था? डोब्रेनर ने दिया था। लेकिन अब क्या है, कुछ भी जो अगर हम डिस्कवरी करते हैं तो उसमें मॉडिफिकेशन लानी ज़रूरी होती है, कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसमें जो कमियां थी, लिमिटेशंस थी डोब्रेनर ट्राइड्स की, वो क्या थी? सबसे पहले नो डाउट कि जो ट्राइड्स थे डोब्रेनर ने दिए थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे कि हमने कुछ एलिमेंट हमने कितने एलिमेंट देखे हैं? 3 ट्राइड देखे हैं, 9 एलिमेंट्स देखे हैं। तो हमने उन एलिमेंट्स को तो जो जिनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी एक साथ ग्रुप कर दिया, लेकिन सारे जो एलिमेंट है जो उस टाइम पे नोन थे उनको वो ट्राइड की फॉर्म में अलग अलग नहीं कर पाया अरेंज, ठीक है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे ट्राइड बनाए जो यहाँ पे अभी मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जिसकी वजह से डोब्रेनर के ट्राइड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। मतलब इसके बाद अगर कोई बेटर आ गई है, अगर किसी बेटर साइंटिस्ट ने दे दिया है तो उसको कंसीडर किया जाने लगा। तो मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट कौन से साइंटिस्ट की है। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो जॉन न्यूलैंड्स थे 1866 के अंदर। 1866 के अंदर जॉन न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट थे। वो एक इंग्लिश केमिस्ट थे। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उन्होंने क्या बोला कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास जैसे जैसे इंक्रीज करता जा रहा है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हर जो 8वां एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट के जैसी होती है। जैसे एग्जाम्पल के उन्होंने ये दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करके भी दिखाया था। तो यहाँ से मान लेते हो ये है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे हो गया 8th, ठीक है। तो जो हर 8th एलिमेंट है वो बोल रहे थे कि हर 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया था और उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको अरेंज कर रखा था। न्यूलैंड्स ने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए बोला था क्योंकि जैसे जो हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा फिर से आ जाता है, तो उस जैसे से कुछ रिजेम्बलेंस दी थी उन्होंने, ठीक है। म्यूजिकल नोट से रिलेटेड कुछ बताया था। तो उन्होंने बोला था हर एक जो 8वां म्यूजिकल नोट होता है वो जो सा होता है फिर से 8वीं बार अगर हम फर्स्ट देखते हैं वो भी सा होता है और अगर 8वीं बार देखते हैं तो वो भी सा ही होता है। तो इसका मतलब हर एक जो नेक्स्ट 8th एलिमेंट आएगा वो बिल्कुल इस जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो इसके बाद हम ये बोल सकते हैं ऐसे करके उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है। मतलब क्या है, पहला एलिमेंट है फिर 7 एलिमेंट और आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए। उसके बाद जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की होगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उन्होंने उसको वर्टिकली अरेंज किया और ये बोला कि इनका एक ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला कि प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी वो क्या होगी, सिमिलर होगी। हर ग्रुप के अंदर जो 3-3 का ये ग्रुप बनाया है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक दूसरे से सिमिलर होंगी। अब लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशंस क्या कमियां रह गई थी न्यूलैंड्स वाले में, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर। तो अब लिमिटेशन, सबसे पहले लिमिटेशन ये थी कि ये जो क्लासिफिकेशन थी ये सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक जो हमने 40 लगाया है ना, यहाँ तक सक्सेसफुल थी। इसके बाद अगर हम देखते हैं हर 8वां एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से नहीं मिलती थी सेम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये कमी थी एक तो। और फिर हम बोल सकते हैं कि जो नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है। अगर हम इन नोबल गैसेस को इसके अंदर जो कि बाद में डिस्कवर की गई थी, अगर इस टेबल के अंदर इनको इंक्लूड कर देते हैं तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये थी लिमिटेशंस। लेकिन इतनी ये 2 लिमिटेशंस तो थी, लेकिन इसके बाद भी जो न्यूलैंड ने जो काम किया था बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है उन्होंने उन्हें डेवी मेडल दिया था 1887 के अंदर, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कुछ एलिमेंट्स की तो हमें पता चल गई ना, इसकी इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की सेम है, इनकी सेम है, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन न्यूलैंड्स ने दिया था यहाँ पे।